हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो इस लॉकडाउन में मजा आ रहा है। मजा तो क्या आ रहा होगा, क्लासेस की थोड़ी सी बर्बादी हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आज हम फिजिक्स के 11th का चैप्टर नंबर 3 है काइनेमेटिक्स, आज उसकी स्टडी करें। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स के बारे में मतलब हम चैप्टर में जाने से पहले समझ लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे मोशन पैरामीटर्स। मोशन पैरामीटर्स में पता है हम क्या क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन समथिंग हो गया। तो उसका स्टडी हम मोशन पैरामीटर में करेंगे। उसके बाद हमारा जो पैटर्न आएगा वो आएगा मोशन इन 1D। मोशन इन 1D में हम क्या पढ़ेंगे कि पार्टिकल 1 डायमेंशन में मोशन किस तरीके से करता है और उसके उस पे इक्वेशंस कैसे लगती है। तो उस पे काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, स्पीड वेलोसिटी या ग्राफ, स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ग्राफ में कन्वर्ट कैसे होता है। तो उस चीज की स्टडी हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन में हम जिसे हम 2D मोशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, 2D मोशन। तो मोशन इन प्लेन में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन दो तरीके का पढ़ेंगे हम कि हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्टाइल मोशन और किसी इंक्लाइन से प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और एट द लास्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिलेटिव मोशन इन 1D एंड 2D, जिसमें हमारी काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, रेनमैन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, फ्लैग वाली प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो ये सभी हम चैप्टर्स मतलब प्रॉब्लम्स रिलेटिव मोशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इस चैप्टर काइनेमेटिक्स की समरी थी जिसको हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ और नई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स भी इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे आज, काइनेमेटिक्स के बारे में। काइनेमेटिक्स क्या होता है और इसका प्रॉब्लम्स कैसे आती है जेईई में, नीट में या फिर एडवांस लेवल में, ठीक है। एडवांस में थोड़ी कम आती है, जेईई में ठीक। तो काइनेमेटिक्स की मीनिंग क्या है पहले ये समझ लें। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, काइने और दूसरा क्या है, मैटिक्स। काइने का मतलब होता है मैथ्स, सॉरी मैथ्स नहीं, मोशन। क्या होता है काइने का मतलब, मोशन। और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स, मतलब कि मोशन की मैथ्स। इसी बेसिस पे इसकी एक अगर देखा जाए तो डेफिनेशन बन सकती है कि स्टडी ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ मैथ्स, मतलब कि मोशन की स्टडी करनी है मैथ्स की इक्वेशन से। तो मैं अगर देखना चाहूं तो इसमें हम बस मोशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके पीछे क्या कॉज है मोशन का, उसकी स्टडी हम यहाँ इस चैप्टर में नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि मोशन की कॉज क्या है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन without studying the cause behind it। मतलब कि हम मोशन की स्टडी करेंगे लेकिन उसके कॉज की स्टडी नहीं करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं कि मोशन क्या होता है, किसी पार्टिकल को रेस्ट में कब कहते हैं, किस पार्टिकल को मोशन में कब कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लें आप, रेस्ट एंड मोशन। तो जैसा कि आपको पता है रेस्ट एंड मोशन आप शायद किस तरीके से देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। कि मैंने कहा कि ये पार्टिकल ऐसे, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे रेस्ट में चल रहा है। लेकिन वहीं अगर कोई लड़का या लड़की, पर्टिकुलरली हम बता सकते हैं लड़का या लड़की, वो अगर चल रहा है तो उसको कैसा लगेगा ये पार्टिकल, मोशन। कैसा लगेगा, मोशन में, कि ये पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है। आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है। एक एग्जांपल ट्रेन वाला भी ले सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि ट्रेन में आप जब बैठते हैं, आजकल तो वैसे ही बंद हुई है ना, नहीं थोड़ी बहुत चालू हो चुकी है, 15 कुछ ट्रेनें स्टार्ट हो चुकी है। तो हम देखते हैं
कि अगर ट्रेन में कोई बंदा या कोई लड़का बैठा हुआ है तो उसको बाहर की चीजें कैसी दिखाई देगी, जैसे पेड़ हो गए, ट्रीज उनको कैसा देखेंगे कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं मोशन में, पर बेसिकली देखा जाए तो वो रेस्ट पर है ना। तो किसी पार्टिकल का रेस्ट पर होना या मोशन में होना किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर कि ऑब्जर्वेशन किस तरीके से होगी, कि ऑब्जर्वर किस तरह से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझेंगे क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि अभी जो मैंने बताया कि एक जने को ये, एक लड़के को ये मोशन में सकता है, एक जने को ये रेस्ट पे दिख सकता है। रेस्ट पे कब दिखेगा, जब इसकी वेलोसिटी और इस लड़के की वेलोसिटी दोनों की सेम हो, तो उसे क्या लगेगा, ये रेस्ट पर है। अगर चेंज हुई तो उसको लगेगा ये मोशन में है। तो उसके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करेगा कि पार्टिकल कैसे चल रहा है। तो इसे हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये होगी रीजन फ्रॉम वेयर reason from where the observation are taken reason from where the observation are taken for motion parameters of a body। मतलब कि किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्वर कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बाकी इसके बारे में थोड़ी और आगे चर्चा करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है और किस तरीके से इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए मोशन पैरामीटर्स। ठीक है, तो मोशन पैरामीटर्स में सबसे पहले जो हम हेडिंग डालेंगे वो फर्स्ट है पोजीशन वेक्टर। क्या, पोजीशन वेक्टर। वैसे तो इसकी डेफिनेशन या फिर देखा जाए तो लोकल लैंग्वेज में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर मैं कहूं कि एक कार्टेशियन प्लेन आप जानते हैं एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है लाइक x1 एंड y1, एक और पार्टिकल है b और इसके कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। ठीक है, तो अगर ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है ना बच्चों, क्या होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है। तो हम देखें तो इसकी इससे डिस्टेंस क्या होगी, ये OA होगी, इसको मैंने नाम दे दिया R1। ये कितनी होगी, OB होगी, ये कितनी होगी, R2। तो यहाँ पे R1 और R2 क्या है बेटा, अगर हम देखें तो अगर A की पोजीशन पे जाना है, मतलब A के एड्रेस पे जाना है, तो कैसे जाएंगे कि X में हम चले कितना, X1, Y में कितना चले, Y1। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, A के पास पहुंच जाएंगे। ऐसे अगर हमने देखा B के पास जाना है तो B के लिए क्या जाना पड़ेगा, X में गए X2 और Y में गए Y2, तो B के पास पहुंच जाएंगे। समझ रहे हो बच्चों। तो अगर देखा जाए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इट इज डिनोटेड द एड्रेस ऑफ पार्टिकल। मतलब कि क्या होगा बेटा, पोजीशन वेक्टर जो होगा वो किसी भी पार्टिकल के एड्रेस को डिनोट करेगा, मतलब कि वो कि कार्टेशियन प्लेन में किस जगह पर है। लाइक अगर मैं कहूं कि R1 की पोजीशन क्या है, तो R1 की पोजीशन क्या होगी, xi कैप प्लस x1 i कैप प्लस y1 g कैप। तो ये हमारे पॉइंट A की पोजीशन हो जाएगी। अगर मैं पूछूं कि पॉइंट B की पोजीशन क्या होगी, तो बच्चों बताओ पॉइंट B की पोजीशन कितनी होगी, x2 i कैप प्लस y2 j। तो ये हमारी हो जाएगी पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दें
डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो काफी बच्चों को पता भी है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इसको थोड़े से अपन पोर्शन में देख लेते हैं। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशंस देखें तो जैसे कि अपन ने भी देखा कि एक कोई कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1, y1 और एक बी पॉइंट है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो लाइक ये है, ये ए पॉइंट है, इसके x1, y1 है और बी पॉइंट है जिसके क्या है x2, y2। ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 वेक्टर। अगर मैं कहूं कि बेटा r2 माइनस r1 निकालना है, r2 माइनस r1, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब इन दोनों पोजीशन के बीच का डिफरेंस, तो वो कैसा आएगा, x2 माइनस x2 प्लस y2 i कैप प्लस j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ऐसा कुछ हो जाएगा r2 माइनस r1। तो इसे ही बच्चों हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस ही हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन बच्चों क्या हो जाएगी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स। इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स, टू पोजीशंस वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी फर्स्ट पॉइंट। तो सर आपने जैसे कि इसको लिख देता हूं, डेल्टा r इक्वल्स टू r2 माइनस r1। ठीक है, तो सर ये आपने तो हमें कुछ डेफिनेशन बता दी, लेकिन इसकी कोई लोकल डेफिनेशन भी होनी चाहिए। तो हाँ बच्चों, इसकी लोकल डेफिनेशन भी है। लोकल डेफिनेशन क्या है कि और कि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशंस, बिटवीन टू पोजीशन, मतलब कि दो पोजीशंस के बीच में ये शॉर्टेस्ट पाथ को भी बनाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी पार्टिकल का हमें डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो उन दोनों पोजीशंस के शॉर्टेस्ट पाथ को हम कवर कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय द पार्टिकल, ट्रेस्ड बाय पार्टिकल, मतलब कि जो पार्टिकल पाथ को ट्रेस करेगा वो हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखें तो इट इज स्केलर, स्केलर है, नहीं सॉरी, इट इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वेक्टर। ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट अगर देखें तो यूनिट क्या होती है बच्चों, यूनिट होगी इसकी मीटर, मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक, यूनिटर नहीं, यूनिट, मीटर की जगह यूनिट। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट मीटर। सिमिलरली इसमें भी देखें तो अगर इट इज स्केलर, इट इज स्केलर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट भी क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट भी, क्योंकि लेंथ है, लेंथ को मेजर किसमें करते हैं हम, अगर यूनिट देखेंगे तो मीटर। यूनिट ऐसा यूनिट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे बच्चों, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ जान लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या। सर आपने डेफिनेशंस तो बता दी, पर हमें थोड़ा सा डिटेल तो बताइए इसके बारे में। तो बच्चों मैं बताता हूँ तुम्हें इसकी डिटेल की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मेजर कैसे करते हैं, देखते हैं इससे। ठीक है बच्चों, तो अगर मैंने कहा कि जैसे कि कोई प्लेन है, लाइक कुछ भी,
ऐसे इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लेन रहता है। ये ए पॉइंट है और एक पार्टिकल है या कोई हाँ तो बच्चों इधर देखते थोड़ा सा कनेक्शन कैमरा थोड़ा ऐसा हो गया था। तो यहाँ देखें तो एक पोजीशन है, एक पॉइंट है ए, तो यहाँ से कोई पार्टिकल या कोई मैन चलता है इस तरीके से और ये यहाँ पे पहुंचता है बी किसी अदर वे में, यहाँ से सी के थ्रू चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए से लेके बी तक पहुंचने में दो रास्ते हैं अगर देखें तो, एक तो ए से लेके बी और एक ए सी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि अगर मैं पूछूं डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगी बेटा पार्टिकल की, ए सी बी। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, और ए से बी में के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है बच्चों, ए बी, तो ए बी इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा बच्चों, ठीक है। तो अब इसका कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि कोई पार्टिकल है ना, एक ही सर्कल है, हाफ सर्कल, थोड़ा सा सर्कल ऐसा बन गया है, तो ये कुछ हाफ सर्कल इस तरह, यहाँ पे एक पार्टिकल है ए और वो बी तक जाता है हाफ सर्कल, इसकी रेडियस कितनी है आर। तो एक पार्टिकल है या फिर एक आदमी है, एक ये हाफ सर्कल वाला ट्रैक है, तो ए से लेके बी तक जाता है, ठीक है। तो मैं फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल टू कवर पार्टिकल, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस कैसी होगी, पाथ जो ट्रेस करेगा, तो पार्टिकल ने पाथ कौन सा ट्रेस करा है, ये वाली लेंथ, तो ए बी कितनी होगी अगर हम देखें तो ए बी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस का हाफ, क्योंकि ये क्या है हाफ सर्कल, तो सरकमफेरेंस का हाफ क्या होगा, पाई आर, 2 पाई आर बाई 2, तो पाई आर हो जाएगा हमारी डिस्टेंस। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों, पोजीशन, दो पोजीशंस के बीच की डिस्टेंस, तो ये r है, तो ये r, तो कितनी हो जाएगी 2r। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल था कि आपको समझ आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप ट्राई करिएगा पोज करके और उसके बाद मैं उससे खुद सॉल्व करूं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर जिसकी लेंथ जो है वो a, क्या है a। एक पार्टिकल है, मतलब एक पोजीशन है a, अब इस पोजीशन से कोई भी पार्टिकल चलता है कैसे, ऐसे, एक यहाँ पे गया, b के पास पहुंचा, फिर c के पास पहुंचा और एट लास्ट d के पास पहुंचा। कहाँ पहुंचा, d पोजीशन पे, a से चल के d पोजीशन पे बाय b एंड c। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने हैं, ठीक है बच्चों। तो इसकी जो साइड्स लेंथ है वो a, तो आप पॉज करें और इसको सॉल्व करें, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगी, अगर देखें तो डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस क्या होती है, पाथ ट्रेस्ड बाय पार्टिकल। तो पार्टिकल पहले कहाँ था, यहाँ था ए पे, फिर ये गया बी पे, फिर सी पे, तो थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ये बी पे, फिर ये सी पे और ये एट लास्ट डी पे, और इसकी रेडियस क्या है, ठीक, ए से बी, ए बी सी डी, तो ये कितनी लेंथ है, ए, ये भी ए, ये भी एक, तो डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, मतलब कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल फाइनल क्या होगा, ये होगा ऐसा कुछ, तो ये लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम हेल्प करेंगे ज्योमेट्री की। तो
ज्योमेट्री में अगर देखें तो पहले हम क्या करते हैं, ये वाली निकालिए तो हम पहले ये निकाल लेते हैं। अगर ये वाली डिस्टेंस हमें आ गई तो हम निकाल सकते हैं। तो ये a है और ये a है, तो ये कितनी हो जाएगी, अगर मैं बोलूं इसको e बोल देता हूं, तो e de कितनी हो जाएगी हमारे पास, de जो होगी वो हो जाएगी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2। ठीक है बच्चों, तो ये 2 है, तो ये वाली आ चुकी है, ये लेंथ जो है हमारे पास आ चुकी है रूट 2 इंटू डी। अब हमें निकालनी क्या है, AD। तो AD क्या होगा, AD जो होगा वो अंडर रूट ऑफ क्या होगा, ED का स्क्वायर, ED का स्क्वायर, ED का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर। ठीक है, ED कितना है, रूट 2 है, मतलब कि 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा, रूट 3a। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रूट 3 इंटू, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो अब इसके बारे में नोट कर लिया ना बच्चों, हाँ नोट करने के बाद अब हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन और है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मुझे मतलब लास्ट क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, आप इससे थोड़ा सा करना, ट्राई करना और मैं बता दूंगा। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे एक व्हील है, मतलब कि एक पहिया है। ठीक है, एक पहिया है, इसका एक द बॉटम पॉइंट है जिस पर एक पार्टिकल स्टिक है, मतलब चिपका हुआ। ठीक है, तो ये P पॉइंट है, या फिर पार्टिकल का नाम भूल जाए, P है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल P, पार्टिकल P इफ will, क्या, will round half cycle, मतलब कि अगर व्हील हाफ साइकिल चलता है तो इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या हो। तो बच्चों देखो, अगर ये हाफ साइकिल चलता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, आप पहले ट्राई कर लो पोज करके, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अगर ये व्हील आगे चलेगा, आगे इस तरीके से रोटेट होगा, तो इसकी पोजीशन लाइक एट द टॉप पॉइंट क्या होगी, कुछ ऐसी होगी। P पहले यहां था, फिर यहां पहुंच गया होगा। हाफ साइकिल में तो ये होगा ना, हाफ साइकिल पहुंचेगा तो ये P यहां पहुंच, इसकी रेडियस भी मैं बता दूंगा आपको, रेडियस भी बताना जरूरी है। ठीक है, R इसकी रेडियस। तो अगर मैं देखूं ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगी, इस सर्कमफेरेंस की, हाफ सर्कमफेरेंस के बराबर, तो हम इसे कितना कह सकते हैं, ये होगी हमारी पाई। ये P पॉइंट पहले था, बाद में, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। ये पॉइंट थोड़ा सा इसे कवर कर लें, ऐसी कुछ होगी हमारी। ठीक, तो ये हमारी P पॉइंट होगी, ये हमारा पाई आर है, और ये कितना है, ये हमारी रेडियस डायमीटर हो जाएगी, तो 2r। तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो बच्चों क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, आंसर अगर इसका लिखें तो अपन देख सकते हैं कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस ने बहुत अच्छी प्रमेय दी हुई, मतलब थ्योरम दी हुई है, हम उसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आर स्क्वायर, आर तो बाहर आ गया है, अंडर रूट पाई स्क्वायर क्या होगा, पाई स्क्वायर प्लस, ऐसा कुछ हमारे पास आंसर आ जाएगा। आर अगर मैंने बाहर निकाला तो पाई स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो अब अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट्स भी हैं, आप उसे लिख लो, मतलब नोट लगा लो। ऐसा है कि नोट लगा लो आप, कि इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ
तो ये काइनेमेटिक्स भी आपने लिख लिया होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा सा पोर्शन मिल जाएगा। तो नोट क्या है बच्चों कि फर्स्ट नोट है कि डिस्टेंस जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट, इसके डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है। कब केस में? जब हम बोले कि ए है ये बी है, तो ये ए से बी गया, तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है। लेकिन अगर मैंने कहा कि लाइक ए ऐसे गया, इस पाथ से गया, इस पाथ से, ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए सी बी, और जो कि हमारी बड़ी होगी किससे, ए बी से। तो बेसिकली वही फंडा है कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट। सेकंड जो हमारा वो है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव। बट डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कभी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस आएंगे, अपन देखेंगे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस तो वैसे भी नहीं हो सकता ना कि पाथ, अगर वो क्वेश्चन करेगा कोई भी पार्टिकल तो वो पाथ टेस्ट करेगा तो लेंथ आएगी, तो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। अब इसके सेकंड पैरामीटर के बारे में हम पढ़ते हैं। सेकंड पैरामीटर क्या है, स्पीड और वेलोसिटी। तो इसके भी हम दो ब्लॉक्स बना लेते हैं, स्पीड और दूसरा क्या है, वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, तो सेकंड पैरामीटर स्पीड एंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट क्या है, स्पीड क्या होती है हमारी, स्पीड होती है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं S इक्वल्स टू डेल्टा S बाय dy, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस में जिस, सॉरी एक्स लिख देता हूं, एस थोड़ा सा मिस्टेक जाएगा, कि डिस्टेंस की रेट में जो चेंज होगा वो हमारा होगा, ठीक है बच्चों। इसीलिए इसी तरीके से अगर वेलोसिटी के बारे में पूछे तो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये एक वेक्टर है, तो इसको मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर इसका देखें हम, तो ये होती है हमारी स्केलर, क्या होती है, स्केलर, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। सिमिलरली ये क्या है, ये एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, और ये इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड इसकी। ये स्केलर, ये वेक्टर, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये होता है हमारा स्पीड और वेलोसिटी। अब हम अगर देखें तो स्पीड और वेलोसिटी भी दो टाइप की होगी, क्या होगी, दो टाइप। तो दो टाइप कैसे हैं कि इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा। तो अब इसके बाद टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइप्स कैसे हैं, टू टाइप्स की है, स्पीड और वेलोसिटी। तो टाइप्स में क्या है, तो टाइप्स अगर देखें तो टाइप्स हमारे हैं, पहला टाइप जो है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होती है हमारी, वो होगी हमारी एवरेज स्पीड, इसको मैं एस एवरेज से बोल सकता हूँ कि एस एवरेज या वी एवरेज बोल देता हूँ। वी एवरेज जो रहेगा वो होगा हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल या मैन या बॉय या गर्ल जो भी है ना, टेट्राहेड्रल या जो भी चीज, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल और टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल, ये हमारी हो जाएगी एवरेज, ठीक है। सिमिलरली अगर देखें तो इसमें भी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों,
एवरेज वेलोसिटी होगी हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम अब हमें पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर में चेंज को क्या लिखते हैं हम लिखते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो जाएगा, मैंने बोला t, तो ये हमारी हो जाएगी एवरेज, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय, ठीक है बच्चों। अब जो दूसरी टाइप की होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है, उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी हमारी वो हो जाएगी v इक्वल्स टू dx/dt, और यहाँ पे अगर देखें तो इसको थोड़ा सा हम लेटर समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी v इक्वल्स टू dx/dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं हम स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। एक और चीज है कि स्पीड कभी भी छोटी नहीं होगी वेलोसिटी से, इक्वल हो सकती है पर कभी भी छोटी नहीं, जैसे हमने डिस्टेंस बोला था वैसे, मतलब कि स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखें हम तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मैन है ए पॉइंट से चलता है ईस्ट में कितना 3 मीटर कितने सेकंड में 2 सेकंड में, राइट 2 सेकंड में चला, ठीक है, और ये बी तक पहुंचा। फिर वही मैन बी से चलता है 2 मीटर वेस्ट में, तो ये कहीं पहुंचता है, लाइक इसको थोड़ा सा अलग से मैं बता देता हूँ, ये छोटे छोटे नहीं है, ये ए और ये हमारा हो गया बी, और बी से सी के पास आया कितना मीटर 2 मीटर, और कितने सेकंड में, लाइक 3 सेकंड। तो फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द मैन, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ मैन, स्पीड निकालिए वेलोसिटी और मैन की। तब तक मैं थोड़ा सा इसमें इंक भर लेता हूँ, ये थोड़ा से कम चल रहे हैं, ठीक है, तब तक आप निकालो इन्हें। और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये ए से लेके बी जा रहा है, फिर बी से लेके सी आ रहा है, तो पहले इसमें स्पीड निकालनी है, फिर हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले फॉर्मूले पे जाओ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला पता चलेगा तो सब कुछ पता चलेगा। तो क्या निकालेंगे हम, पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर की यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द मैन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 ऐसे चला 2 ऐसे चला, तो 5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है 5, तो आंसर कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड। अगर मैं पूछूं इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं बोलूं डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लगा, ये इनिशियल ये फाइनल, तो कितना हुआ ये 1, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5, तो 1/5 मीटर पर सेकंड। तो इसकी ये स्पीड हो जाएगी, ये इसकी वेलोसिटी। आप इसे नोट करो, मैं थोड़ा देता हूं। ठीक है, तो बच्चों ये स्पीड और ये वेलोसिटी। अब एक क्वेश्चन आता है जो कि काफी
अच्छा क्वेश्चन है और प्रचलित क्वेश्चन भी कह सकते हो। इससे रिलेटेड जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, मतलब एआई ट्रिपल तक जब चलता था तभी भी क्वेश्चन आ चुका है उससे रिलेटेड। तो हम अगर देखें तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक पार्टिकल है ए, मतलब एक पोजीशन है ए और एक पोजीशन है। अब एक पार्टिकल ए से लेके बी तक जाता है किसी स्पीड से v1 स्पीड से, ए से भी जाता है कुछ लाइक v1 स्पीड से, ठीक, और बी से ए जो आता है वो आता है v2 स्पीड से। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसको हम देखते हैं। मैंने माना कि ए से लेके बी में जो डिस्टेंस है वो डी, कितनी है, डी। तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस पार्टिकल ने कितनी कवर करी है, पहले ये से लेके बी तक गया, फिर बी से लेके ए तक गया। तो ए से बी में डी, वापस आने में डी, तो कितना हो गया 2d डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टाइम कितना लगा हम देखते हैं। तो हमें पता है जो टाइम होता है वो हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम देखेंगे जाने में कितना स्पीड लग रहा है v1, तो ये हो जाएगा हमारा d अपॉन v1। आने में कितना लग रहा है b अपॉन v2, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 अपॉन d से d कैंसिल कर देते हैं, 2 इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा v1 v2 और ये हो जाएगा v1 प्लस v2 ये डिवाइडेड बाय, ठीक। तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v, इसका आंसर हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस। तो ये हमारी एवरेज स्पीड होगी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज। तो मुझे लगता है आपको एवरेज स्पीड थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसे आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा अपनी स्क्रीन को पोज करके, और फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगा। इससे मुझे पता चलेगा ना, आपको भी पता चलेगा कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इससे भी तो पता चलना चाहिए ना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अपन क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन इस टाइप का है कि एक पार्टिकल है ए पर, अब ये हाफ डिस्टेंस है वो कवर करता है v स्पीड से, इस स्पीड से v स्पीड से, और कहां तक पहुंचता है v, हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है इससे v स्पीड से, ठीक है। और नेक्स्ट हाफ में ये दो पार्ट में डिवाइड होता है कि पहले पार्ट b सी तक जाता है, फिर उसके बाद d तक जाता है। b से c तक ये जाता है v1 स्पीड से, किस स्पीड से v1, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे, ये b और ये हो जाएगी हमारी c और ये हो जाएगी हमारी d, ठीक। तो b से c तक ये जाएगा v1 स्पीड से, जो कि इसके 1/3 टाइम में कवर करेगा, कितने 1/3 टाइम में, और रिमेनिंग जो होगा वो v2 स्पीड से, जो कि 2/3 टाइम में कवर कर रहा होगा, इसमें 2/3 टाइम। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ क्वेश्चन समझ में आया बच्चों आपको कि हाफ जो डिस्टेंस है, हाफ डिस्टेंस को कवर करता है v स्पीड से, फिर रिमेनिंग हाफ को वो दो पार्ट में कवर कर रहा है। पहले 1/3 टाइम में ये v1 स्पीड चलता है और अनदर 2/3 टाइम में ये v2 स्पीड चलता है। तो आप इसको सॉल्व करें और फिर मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। मैंने बोला कि हाफ स्पीड है तो हाफ डिस्टेंस है तो मैंने इसको d मान लिया, रिमेनिंग डिस्टेंस है तो इसको d,
इसको डी नहीं, इसको डी तो अपने लिखा हुआ तो एक्स मान एक्स, और रिमेनिंग में कितनी हो जाएगी एक्स। अब ये जो रिमेनिंग वाला एक्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला कौन सा, ये वाला, इसको तो थोड़ा सा मैं रफ कर दूं बच्चों, लिख लिया होगा आपने क्वेश्चन तो इसको रफ करके, जैसे कि ये है हमारा बी से सी तक की मैंने बोल दिया कि ये x1 कवर कर रहा है ना, और सी से लेके डी जो कवर कर रहा है वो कर रहा है x2, और इसमें लाइक टाइम जो लग रहा है वो t/3 लग रहा है, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो 2t/3। कितना लग रहा है 2t/3। तो अगर मैं ये देखूं x अगर मैं कैलकुलेट करूं तो x कितना होगा, ये होगा x1 प्लस x2, कितना होगा x1 प्लस x2। वैसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम x को देखेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2। अगर x1 की वैल्यू पूछूंगा तो क्या होगी बच्चों, x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू सर x1 डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इसमें v1, स्पीड कहां गई इसकी, स्पीड अच्छा v1 है ना, तो स्पीड कितनी है x1 में v1 इनटू टाइम कितना है t/3, प्लस इसमें कितनी हो जाएगी हमारे पास x2 में हो जाएगा v2 2t/3। तो अगर मैंने बोला कि मैं यहां से x टू टाइम निकालना चाहता हूं, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, जो हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो ये 3x अपॉन v1 प्लस 2v2, 3x अपॉन v1 प्लस 2v2, ये टाइम हो जाएगा जो कि यहाँ पे कवर हुआ। अब सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है x प्लस x, तो ये कितनी हो जाएगी 2x अपॉन टोटल टाइम। इसमें कितना टाइम लगेगा x/v, तो ये हो जाएगा हमारा x/v, जिसे हम बोल सकते हैं इसे t1 बोल दो, इसे t2 बोल दो, या फिर t लिख लो, जितना समझ में आ रहा है ना। तो 2x अपॉन ये हो जाएगी हमारी टाइम कितना है x/v, प्लस इसमें कितना टाइम लग रहा है 3x अपॉन v1 प्लस 2v2, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं x तो कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, अगर मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ कि पहले नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा v1 प्लस 2v2, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ समझ लोगे, मैं समझता हूँ आपको। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया v1, अब v से v गया तो ये कितना बचेगा v1 प्लस 2v2 प्लस 3v, और ये डिवाइडेड कितना है 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपना 2v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस 2v2 प्लस 3v। तो आप चेक कर सकते हो आंसर, कि आंसर क्या आ रहा है 2v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस 2v2 प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डाल दो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं आपसे कि लाइक एक ए है पॉइंट, एक बी है पॉइंट, अब यहां ए से बी में, ए से बी जैसे ऑटो वाला है कोई ना, ऑटो वाला ए से बी, ऑटो या रिक्शा वाला ए से लेके बी तक जाता है। ठीक, अब ए से लेके बी तक अगर वो जाएगा तो कभी इसकी स्पीड बढ़ेगी, कभी उसकी स्पीड कम होगी क्योंकि ब्रेकर आ सकते हैं, कभी ट्रैफिक ज्यादा होगा कभी कम होगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, तो स्पीड में वेरिएशन आएगा। तो अगर मैं ए से लेके बी तक की बात करूंगा, क्या ए से लेके बी तक की बात करूंगा, तो मैं वहां पे आपको एवरेज की बात करूंगा कि एवरेज स्पीड क्या है। मतलब ए से लेके अगर बी किसी टाइम पीरियड की बात करें, टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे, तो हम हमेशा एवरेज की बात करेंगे।
लेकिन अगर मैंने कहा कि यहाँ पे कोई पॉइंट है C, क्या है पॉइंट C, और इस पर्टिकुलर C पॉइंट की मैंने अगर बात करी और मैंने उससे पूछा कि भाई साहब, रिक्शे वाले से कि भाई साहब C पॉइंट पर आपकी स्पीड क्या थी, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो भी रिक्शे की या ऑटो वाले की ऑटो की स्पीड रही होगी वो हमारी उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो हमारी स्पीड कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसे ही हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, मतलब एवरेज जो होता है वो किसी ड्यूरेशन के लिए होता है और इंस्टेंटेनियस जो होता है वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं, मतलब कि बहुत छोटे टाइम के लिए किसी इंस्टेंट की बात, मतलब कि जैसे मैंने कहा भाई साहब स्पीड क्या है, उसने बोला भाई 50 40 30 जो भी, ज्यादा की स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए, मतलब है ना, धीरे आराम से स्लोली चलो 20 40। ठीक, तो ये हमारा होता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब। ठीक, अब मैं बात करता हूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, ये होगी हमारी एक v ही लिख देता हूं इसे, v इक्वल्स टू dx बाय dt। जैसे कि अगर मैं स्पीड देखता हूं, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, स्पीड क्या रही होगी, स्पीड को अगर देखूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी स्पीड क्या होती है, वो होती है डेल्टा x बाय डेल्टा t, मतलब कि चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज। अगर मैं बोलूं कि डेल्टा t जो है काफी छोटा है, मतलब टेंड्स टू 0 में, ये बहुत छोटा है, तो छोटे के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि लिमिट लग जाएगी, लिमिट t टेंड्स टू 0, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी स्पीड dx बाय dt, मतलब कि छोटे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब डेल्टा t क्या जा रहा है 0, तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो इनफाइनाइट, मतलब लाइक बहुत वो है, तो हम अगर लिमिट में देखेंगे तो डेल्टा t कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो मतलब v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dx बाय dt। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। वही अगर मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होगी, वही v एवरेज इक्वल्स टू dx बाय dt, मतलब कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, अगर देखें तो डिफरेंस ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, मतलब कि चेंज इन स्पीड का मतलब नोट डाल दो यहाँ पे, आप ऐसा करो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो रहेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों मैग्नीट्यूड, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो सकती है लेकिन स्पीड हमारी नेगेटिव नहीं, स्पीड होगी अगर हम देखें। ठीक, अब इसको अगर कोई क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। और एक और चीज, अगर मैं बोलूं कि इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शो कैसे होगी, तो xt ग्राफ की स्लोप जो होगी, स्लोप रिप्रेजेंट स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर किसी इंस्टेंट की बात होगी तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगी, अगर वो किसी ड्यूरेशन की बात होगी तो वो एवरेज स्पीड है, मतलब स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो xt ग्राफ की जो स्लोप होगी वो इसको रिप्रेजेंट करेगी स्पीड और वेलोसिटी को। थोड़ा ग्राफ जब पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे इसे अच्छे से। अगर मैं देखना भी चाहूँ तो मैं क्या देखूंगा कि लाइक कोई भी ग्राफ x और ये t, ठीक, कोई ग्राफ है लाइक s, तो इसकी स्लोप कुछ ऐसे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, इंस्टेंट ये लाइक ऐसे बोला है, तो इस इंस्टेंट में बात करते हैं तो लाइक स्लोप ऐसी कुछ होगी, तो ये कोई थीटा, तो जो स्लोप होगी, स्लोप क्या होगी, tan थीटा, तो स्लोप tan थीटा, और हमारी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, dx बाय dt, ये हमारी क्या हो जाएगी।
हाँ तो बच्चों, तो अभी तक हम देख लेंगे, फिर कुछ नोट लिख लेते हैं यहाँ पे कि अभी तक हमने क्या देखा कि नोट क्या क्या है। पहला नोट है कि अगर हम यहाँ पे स्लोप देखते हैं, किसकी स्लोप, एसटी ग्राफ की स्लोप देखते हैं, या तो एक्सटी बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगी हमें, स्लोप रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो एक्सटी ग्राफ की स्लोप हम पार्टिकल की वेलोसिटी ले लेंगे। और हमें ये भी पता है कि हम v इक्वल्स टू क्या है, dx by dt है। अगर इस dx देखें, dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v dt हो जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, ये तो हमारा हो जाएगा डेल्टा x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो हमें यहाँ पे अगर वेलोसिटी और वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक नोट और लगा सकते हैं कि अगर डिस्टेंस का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो देखते हैं प्रॉब्लम्स किस तरीके की रहेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि a particle is moving in x-axis with position x equals to t cube plus 3t plus 2। कितना, x equals to t cube plus 3t plus 2। then find out velocity of particle at t equals to 2 second, and also find average velocity जिसे हमें v एवरेज से डिफाइन करते हैं, एवरेज वेलोसिटी between 1 to 3 सेकंड, मतलब कि 1 से 3 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, कि सबसे पहला देखते हैं हम कि फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकंड, मतलब कि 2 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, dx by dt। तो हम x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस 3, ये कुछ हो जाएगा। और पुट कर देंगे फॉर एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, तो v कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 2 की पावर 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 3 15, तो 15 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। सेकंड पार्ट क्या है इसका बच्चों, सेकंड पार्ट है एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि v एवरेज जो होता है वो हमारा x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है, मतलब t फाइनल माइनस t इनिशियली बोल सकते हो। ठीक, तो x फाइनल कितना है, x फाइनल क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ अलग से निकाल लेते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पे। तो x फाइनल अगर देखें, x फाइनल कितना होगा बच्चों, 3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 ऐसा कुछ होगा। तो 3 3 जा 9, 27 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा बच्चों।
38 ये हो गया। एक्स इनिशियल कैसे हो जाएगा? एक्स इनिशियल क्या होगा? 1 पुट करेंगे तो 1 + 3 + 2 तो कितना हो गया बच्चों? 3 2 5 5 1 6। तो यहाँ पे वी एवरेज हमारे पास क्या निकल के आएगा? वी एवरेज आ जाएगा 38 - 6 डिवाइडेड बाय 2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर करें 32 2 तो 16 मीटर पर सेकंड, ऐसी कुछ निकल जाएगी। तो आप इसे नोट डाउन कर ले। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम जो करते हैं वो देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा हमारे पास तो वो देखते हैं। अभी तो हम इसे ऐसे ही कर देते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास वेलोसिटी के फंक्शन में रहेगा। इसे आप पहले ट्राई आप करना पॉज करके वीडियो, और आफ्टर दैट मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू यहाँ पे t² + 3 ऐसे करते हैं। v इक्वल्स टू 3² + t मीटर पर सेकंड। देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्या? डिस्प्लेसमेंट। यहां हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम कहां से कहां तक? 1 to 2 सेकंड। तो 1 से लेके 2 सेकंड के बीच में हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। किसका? पार्टिकल का, जिसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है। तो क्या करना है बेटा? अब हमें पता है कि हमें वेलोसिटी दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि v इक्वल्स टू कितना होता है? dx/dt होता है। यहाँ v की वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे dx इक्वल्स टू t² + 3 * dt हो जाएगा। अब ये d को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं कि t इक्वल्स टू 1 पे हमने माना उसका पोजीशन वेक्टर x1 है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड में हमने माना उसका पोजीशन वेक्टर x2 है। तो इसको क्या लिख देंगे? x2 - x1 इक्वल्स टू, इसको लिख देंगे हम t³ + 3t, और लिमिट क्या पुट कर देंगे? 2 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा x इक्वल्स टू, इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 + 6, 8/3 + 6 माइनस, और 1 का पुट करेंगे तो 1/3 + 3, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि 8/3 में से अगर 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? ये बचेगा हमारे पास डेल्टा x इक्वल्स टू 8/3 1/3, तो कितना बचा बच्चों? 7/3। 7/3 और ये 6 से 3 है तो ये कितना बचेगा? प्लस का 3। इसको अगर सॉल्व करें तो 3 और 7 + 9, तो 9 + 7 16/3 मीटर। तो इतना डिस्प्लेसमेंट हमारे को मिलेगा 16/3। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पता चल रहा होगा कि क्या है। ठीक है, अब हम इसका लास्ट पैरामीटर जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसे स्टार्ट करते हैं, वो है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन आपको पता ही होगा कि जैसे गाड़ी एक्सेलरेट करती है ना? गाड़ी एक्सेलरेट कैसे करती है? गाड़ी एक्सेलरेट कैसे करती है कि जब किसी बाइक को का एक्सेलेटर एक्सेलरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, हेडिंग डालेंगे, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी के रेट में जो चेंज होगा उसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली ए लिख सकते हैं। ए जो हमारा होगा वो डेल्टा v/डेल्टा t हो जाएगा, वेलोसिटी में चेंज किसके साथ? टाइम के साथ।
तो हम देखेंगे a इक्वल्स टू dv बाय dt आ चुका। ये भी दो टाइप का होता है। इसकी यूनिट अगर देखा जाए तो यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये स्केलर है, इट्स स्केलर नहीं सॉरी इट्स वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन आगे देखेंगे हम कि क्या है ना u। तो इट्स वेक्टर इट्स इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या है। तो अगर मैंने कहा कि a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या, मतलब कि ये जो एक्सेलरेशन है, क्या एक्सेलरेशन 1 मिनट में किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करता है। मतलब कि पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी इंक्रीज विद 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। तो इसको देखें, अगर हमारे पास कोई पार्टिकल यहाँ पे v इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 पर, v इक्वल्स टू 0 है, तो t इक्वल्स टू 1 पर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मीटर में पर सेकंड कितना बढ़ता है, 1 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। नेक्स्ट t इक्वल्स टू 2 सेकंड में देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 3 सेकंड में देखेंगे तो 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो ये हमारी वेलोसिटी इस तरीके से इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका मीनिंग ये होता है कि पर सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी। अगर हम देखें तो टू टाइप्स की होती है, टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के टू टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला वही एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वही रहेगा जैसे वेलोसिटी में होता है, मतलब कि v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है। और सेकंड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या रहेगा बच्चों हमारा, मतलब कि किसी टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम बहुत कम हो चुका है तो हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाय dt, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे आप इसे नोट कर लीजिए, और अब इसमें थोड़ा सा हम नोट डाल लेते हैं, समरी टाइप का कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आप नोट लगा सकते हैं और कुछ समझ सकते हैं कि नोट क्या है बच्चों। नोट से पहले थोड़ा सा एक और चीज है कि अगर a इक्वल्स टू देखें तो कितना होता है, dv बाय dt। अब v हमारा क्या होता है, dx बाय dt होता है बच्चों, dx बाय dt लिखते हैं v, तो इसको मैं लिख सकता हूँ dx बाय dt इंटू dt, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, v स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्सेलरेशन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव हमें क्या देगा, हमें एक्सेलरेशन देगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर इसे हम डिस्प्लेसमेंट की फैक्टर में देखें, मतलब कि वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं a इक्वल्स टू dv बाय dt। अब मैं इसे dx और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे ये dv बाय dx बाय dt क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये dx है, ये dx, तो यहाँ पे dx बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो हम एक्सेलरेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये v dv बाय dx एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये नोट कर लीजिए। इसके साथ एक कुछ नोट भी है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, वेलोसिटी मिलता है। अगेन अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर हम एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, उल्टा अगर करेंगे, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, अपोजिट, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, फिर वेलोसिटी मिल जाएगी, और वेलोसिटी को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट।
तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, जिससे ये एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा आपका, और फिर उसके बाद आपके कुछ ग्राफ्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है जो बनता है वो ये है कि इफ अ पार्टिकल is moving, a particle is moving with position vector x equals to यहाँ पे 3t क्यूब प्लस 3t क्यूब प्लस 3t 3t क्यूब प्लस 3t मीटर पर सेकेंड। Then find out क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t equals to 2 सेकेंड या 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लेते हैं, t equals to 1 सेकेंड, एंड हम दूसरा भी ले लेते हैं, एंड ऑल्सो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बच्चों? एवरेज एक्सेलरेशन, जो कि हमारा क्या होता है? डेल्टा v बाय डेल्टा t। ऑल्सो फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें पहले, अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो एट 1 सेकेंड की बात कर रहा है, मतलब कि इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, और ये कोई ड्यूरेशन टाइम इंटरवल में बात कर रहा है, तो मतलब ये एवरेज की बात कर रहा है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन जो रहता है बच्चों वो कितना होता है हमारा? dv बाय dt होता है। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा, तो वेलोसिटी अगर देखें तो इसको करना पड़ेगा, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? dx बाय dt होता है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? ये आ जाएगा 3 3 जा 9, तो 9t स्क्वायर प्लस 3 मीटर पर सेकेंड, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास? 18t। अब एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों? एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या है इसका कि पर सेकेंड 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी किसी भी पार्टिकल की। मतलब कि 1 सेकेंड में किसी भी पार्टिकल की 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी। मतलब पहले उसमें अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होता है तो पहले सेकंड में कितनी हो जाएगी? 18 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट में कितनी हो जाएगी? 36। जैसे आप टेबल बोलते जाए, पहाड़ा बोलते जाइए, 18 का 18 दूनी 36, 18 किया 54, 18 जो ऐसे इंक्रीज होती जाएगी पर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है बच्चों इसका? नेक्स्ट पार्ट हमें दिख रहा है, नेक्स्ट पार्ट है एवरेज। तो v एवरेज हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? v एवरेज का फॉर्मूला सिंपल सा वही v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है बच्चों, अगर v फाइनल देखें, v फाइनल तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, v फाइनल क्या होगा बच्चों? v फाइनल 2 को पुट कर देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 9 into 4 plus 3 कितना हो गया? 9 चौक 36, 36 प्लस 3 39 हो गया। v इनिशियल को देखें, v इनिशियल कितना है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को पुट कर देंगे तो 9 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों? 12 हो गया। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 39 माइनस 12 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है? 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ? 9 में से 2 गया तो 7 बचे, 3 में से 1 गया तो 2, तो 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा फ्रॉम 1 to 2 सेकेंड। कितना? 27 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमने अभी देखा है, ये तो हमारे पास डिफरेंशिएशन का आ गया। तो एक हमें इस तरीके का क्वेश्चन भी देखना चाहिए, हमें इंटीग्रेशन वाला भी क्वेश्चन देखना चाहिए। बेसिकली इसमें अपन को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आने चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम मतलब मजा आ रहा है ना।
तो a particle has an acceleration with कितना है a equals to 3x square plus x, या फिर इसे थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं अपन 6x स्क्वायर और इसे कर लेते हैं प्लस 3, ये ज्यादा सही है। तो 6x प्लस 3 कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट of particle at x equals to x नहीं, v equals to पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करते हैं, तो जरा सही फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x equals to 1 meter. If velocity of particle is 2 meter per second at x equals to 0, अगर x equals to 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो x equals to 1 पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रही होगी? तो हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि a equals to कितना है 6x plus 3। अब हमें पता है कि ये x में दिया हुआ, t में नहीं, तो हमें इसे भी x में लिखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v dv by dx लिख सकता हूँ बच्चों। ये कितना हो जाएगा cx plus 3। तो यहाँ से v dv equals to कितना हो जाएगा 6x plus 3 into dx। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है x equals to 1 पर। तो हम ये d हटाना पड़ेगा, d को हटाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसे इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट क्या क्या है, x equals to 0, x equals to 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 2 है, ठीक है बच्चों। x equals to 1 पे हमें निकालनी, तो x equals to 1 पे हमें निकालनी, मैंने मान लिया ये v कितना है v। तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v square by 2। लिमिट कहाँ से कहाँ, v से लेके 2 तक। इसको जब मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x square by 2 प्लस 3x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 0। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 बाहर ले लेते हैं तो 2 बाहर आ गया, तो हो जाएगा अपने पास v square minus 4 अपर लिमिट लोअर माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू, ये तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं कि 2 और ये पुट करेंगे तो 1 प्लस ये पुट करेंगे तो 3 into 1 माइनस 0, ठीक है बच्चों 3x, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 2 10 और 4 को भी इधर ले गए प्लस के 4, तो ये कितना हो जाएगा v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों √14 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों √14 मीटर पर सेकंड। तो आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा, थोड़े बहुत हो सकता है डाउट हो, तो वो सब प्रैक्टिस से आएंगे, तो हम आगे प्रैक्टिस और करेंगे इनकी। तो आज के लिए ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और मैं होप करता हूं कि आपको
इस लेक्चर से थोड़ा वो समझ में आया होगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर आपको कुछ समझ में आया तो खुद भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ और अपने दोस्तों को भी ये क्वेश्चन बताओ, उनसे भी पूछो।